गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 इंटीग्रल खत्म हो चुका है और बहुत ही लेंथी चैप्टर था। आपने प्रैक्टिस भी काफी की होगी शायद, ओके। फॉर्मूला भी शायद आपको अच्छी तरह से पता होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आज नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इस चैप्टर में काफी सारा इंटीग्रेशन का यूज है, लेकिन इतना डीपली यूज भी नहीं है, ओके। इतना ज्यादा यूज नहीं है, मैक्सिमम यूज है उसकी फॉर्मूला का। फॉर्मूला आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर में 110% प्रॉब्लम आने वाला है। तो खास करके मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर्मूला तो आपको एकदम परफेक्टली आनी ही चाहिए। अब बात कर रहा हूं इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में एप्लीकेशन है, जो इंटीग्रेशन हम पढ़े हैं उसका यूज कैसे करेंगे, और मैक्सिमम यहां पे यूज कौन सा है। तो हमको कुछ कर्व दिए हैं और उसको ड्रॉ करना है, बाद में उसका एरिया भी फाइंड करना है, लेकिन इंटीग्रेशन का यूज करके। डायरेक्ट यूज हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट एरिया फाइंड नहीं कर सकते, अगर मिलता है तो भी, ओके। इंटीग्रेशन का यूज करके कोई भी कर्व दिया हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो यहां पे देखना है हमको। और हम जानते हैं किसी भी कर्व हो, किसी का भी एरिया है तो वो एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। तो एरिया तो मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। तो एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए जरूरी बात क्या है, तो सब कर्व का हमें पता होना चाहिए। मतलब लाइन से तो उसका इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन क्या है। सर्कल है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या है, पैराबोला, हाइपरबोला या फिर इलिप्स, ये सब की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ओके। तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। और ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें जहां भी एरिया फाइंड करना है वहां पे फिगर कंपलसरी है। अगर सम 3 मार्क्स का है तो उसमें 1 मार्क्स कंपलसरी फिगर का है। अगर आपने फिगर ड्रॉ नहीं की है, पूरा का पूरा सम आपने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, प्रेजेंट किया है, तो भी मार्क आपको सिर्फ 2 मिलेंगे। 1 मार्क्स का है किस चीज का भाई, तो फिगर का। अगर फिगर ड्रॉ नहीं की तो, अगर फिगर ड्रॉ करते हैं तो सम भी इजी हो जाएगा, क्योंकि फिगर से ही हमको पता चलेगा कि एरिया कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे दूसरी जरूरी चीज है, अगर फिगर हमने ड्रॉ की बाद में जो इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, वो फिगर ड्रॉ करेंगे, बाद में ही पता चलने वाली है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा भी है जो बाउंडेड एरिया है और वो 2 कर्व से बाउंड होते हैं। मतलब 2 कर्व अगर दिया, परवलय है, पैराबोला है या फिर इलिप्स है, इन दोनों से जो एरिया बंद एरिया है, बाउंडेड रीजन है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो भी जरूरी है। उसको कैसे फाइंड करेंगे तो उसमें लिमिट कैसे आएगी वो बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर एक ही कर्व है, सिर्फ इलिप्स है या पैराबोला है, तो बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर 2 या 3 कर्व दिए हैं तो उसका बाउंडेड रीजन पहले डिफाइन करो, बाद में उसकी लिमिट डिफाइन करो, बाद में कैलकुलेट करो सम, ओके। कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है फिगर, ओके। यहाँ पे फिगर कैसी आएगी वो सबसे जरूरी है। तो बात करते हैं फिगर से। तो पहले आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा लाइंस का, सर्कल का, इलिप्स और पैराबोला। और कल के लेक्चर में भी सम हम स्टार्ट करने वाले नहीं हैं। कल कुछ पैराबोला का जनरल इक्वेशन में लिखूंगा, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देखने वाले। तो स्टार्ट करता हूं लाइंस से, ओके। तो यहाँ पे पहला पोर्शन है लाइंस। तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर जनरल इक्वेशन शायद आपको पता है। जनरल इक्वेशन कौन सा है, ax + by + c = 0।
तो ये हमारा है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस। और यहाँ पे x और y क्या है, ये दोनों वेरिएबल है, और a b c जो कि कांस्टेंट है। लाइंस हम जानते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो उसको ज्वाइन कर दो तो लाइंस मिल गए हमको। ओके, आप चैप्टर नंबर 6 11th साइंस लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं। इसी साल चैप्टर 12 ओके लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। ओके, अगर हमारे पास कोई लाइंस का इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x plus 3y minus 15 is equal to 0। ये इक्वेशन है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो एक छोटा सा टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे है x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन जो है उसमें x की वैल्यू रख दो 0, बाद में y की वैल्यू रख दो 0। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y क्या होगा, put here x is equal to 0, then 3y is equal to 15, then we get value of y is 5. And now I put y is equal to 0, then 5x is equal to 15, then we get value of x is, then we say that given line passes through 2 points, passes through which points? Points 0, 5 and second point 3, 0। तो ये जो यहाँ पे हमको लाइन ये लाइन ये दोनों पॉइंट 0, 5 और 3, 0 में से पास होने वाली है। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, कैसे फिगर आएगी इसकी। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x और ये 0, 0, 5। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया 0, 5 और 3, 0 शायद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट मैंने बता दिए हैं 0, 5 और 3, 0। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। तो ये जो लाइन है वो हमको दी हुई है वो 5x plus 3y minus 15 is equal to 0। इसी तरह से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो लाइंस की बात हो गई। अब बात करता हूं सर्कल। तो सर्कल में क्या है, तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन शायद आप पढ़ चुके हैं। कौन सा इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पे मैं पहले ये बात लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पे सेंटर और रेडियस क्या है, तो यहां पे सेंटर होगा 0, 0, सेंटर 0, 0 और रेडियस क्या होगी, तो रेडियस यहाँ पे होगी r। तो ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन ये जनरल इक्वेशन नहीं है, तो जनरल इक्वेशन कौन सा होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सेंटर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे सेंटर आने वाला है h के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सेंटर विच इज h के एंड रेडियस जो कि है r। तो यहाँ पे रेडियस आएगी स्मॉल r, वैसे की वैसी ही। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एक इक्वेशन लिख लेता हूं सर्कल का, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं जनरल इक्वेशन में लेता हूं। ठीक है, चलो। तो इक्वेशन है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो दिस इक्वेशन कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, then we get here value of h is 1, value of k is 2 and value of r is also 2। then we write here center,
सेंटर इज 1, to x coordinate is 1, y coordinate is 2, and radius that means under root 4 that is 2. तो सेंटर हमारा हो गया 1 2 और रेडियस क्या होगी, और रेडियस होगी हमारी 2. तो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं. तो ये हमारा हो गया y एक्सिस. अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं x एक्सिस. तो पहले मैं सेंटर बता देता हूं. 1 2 कहां पे होगा, तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, तो ये हमारा हो गया सेंटर 1 2. तो सर्कल B में ड्रॉ कर देता हूं. तो इस सर्कल हो गया हमारा. ओके, तो इसका सेंटर कौन सा है, 1 2 सेंटर है और रेडियस आएगी तो ये हो गया 1 2 और रेडियस कौन सी आने वाली है. तो इसी तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अगर ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² = r², तो वो सर्कल कौन सा आएगा, वहां पे सेंटर हमेशा रहेगा ओरिजिन और रेडियस आएगी r. शायद इक्वेशन हो x² + y² = 25. तो यहां पे सेंटर कौन सा आएगा, 0 0 और रेडियस आएगी 5 यूनिट. तो जो ये सर्कल होगा वो यहां पे आएगा ऐसा. ओके, तो अगर उस सर्कल का हमको एरिया फाइंड करना है तो वो सर्कल का पहला क्वाड्रेंट में जो भी रीजन है उसका एरिया फाइंड कर दो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आसपास सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक मतलब क्या है, अगर कोई कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो मतलब है एक्स एक्सिस वो सर्कल का दो पार्ट्स, दो इक्वल एरिया वाला पार्ट्स बनाती है. अगर कर्व सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो उसका मतलब है वाई एक्सिस उस कर्व का दो पार्ट्स बनाती है और वो दोनों पार्ट्स का एरिया क्या कैसा होगा, सेम. ओके, चलो बात करते हैं आगे इलिप्स. वो भी बहुत ही इजी टॉपिक है. बात करते हैं इलिप्स और बाद में बात करेंगे बहुत ही अच्छी, और वो क्या है, पैराबोला. इलिप्स शायद आप पढ़ चुके हैं 11th साइंस में. ओके, 11th साइंस में कॉनिक्स चैप्टर आता था, उसमें ये सभी कर्व आ चुके हैं. तो इलिप्स का जो इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूं पहले. इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इसका इक्वेशन क्या है, तो वो है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं. और शायद आपको इसकी फिगर भी मालूम है. उसकी फिगर कैसे है, तो ये हमारा हो गया y एक्सिस. मैं आपको बता देता हूं y एक्सिस और ये है x एक्सिस. तो यहां पे इलिप्स दो टाइप के आते हैं. पहला ये देख लो, तो इलिप्स जो कि x एक्सिस है वहां पे फैला हुआ है. ओके, और उसका सेंटर क्या होगा, 0 0. तो ऐसा कब होगा, तो अगर ये a और b है तो अगर a की वैल्यू ज्यादा है मतलब a ग्रेटर देन b, तो इलिप्स की फिगर ऐसी कुछ आने वाली है. तो अगर आपको ये पॉइंट फाइंड करना है तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो पहले ये दो पॉइंट कहां पे, x एक्सिस पे. तो इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो 0, तो हमको मिल जाएगा x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1. देन x² इज इक्वल टू a², देन वैल्यू ऑफ x इज प्लस और माइनस a. तो यहाँ पे ये दो पॉइंट आने वाले हैं, ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस a. इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो तो y² हमको मिलेगा b², मतलब आएगी वैल्यू प्लस और माइनस b. तो ये पॉइंट होगा 0b और ये पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस b. तो ये हो गया हमारा इलिप्स का इक्वेशन. अगर फिगर अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है तो, अगर a लेस देन b है तो कैसा आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं. तो यहाँ पे ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया सेंटर. ओके,
ये होगा इलिप्स, और इसका सेंटर भी आएगा 0 0, और सेम पॉइंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा A0, यहाँ पे होगा 0B, और यहाँ पे -A0 और 0 -B, ये x एक्सिस, ये y। तो अगर इसी इलिप्स का इक्वेशन या फिर इस रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो पहले क्वाड्रेंट में जितना भी पोर्शन है उसका एरिया फाइंड कर लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, a लेस देन b, ओके। और यहाँ पे एक लाइन में लिख लेता हूं, इक्वेशन, दिस इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच इज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। तो ये इलिप्स जो है, तो x एक्सिस है तो उसके एग्जैक्ट 2 पार्ट्स बनाती है, y एक्सिस भी 2 पार्ट्स, यहाँ पे सेम। अब मैं बात कर रहा हूं जनरल इक्वेशन की, तो वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ऊपर जो इक्वेशन है उसमें खास ये बात वो है कि यहाँ पे सेंटर हमारा होगा 0 0। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, उस सब में सेंटर 0 है। अगर सर्कल की बात करें तो उसमें भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर कौन सा होगा, 0 0, लेकिन जनरल इक्वेशन में ऐसा कुछ है नहीं, ओके। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जनरल इक्वेशन हमारा है x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहां पे सेंटर 0 0 आने वाला नहीं है। तो यहां पे सेंटर कौन सा आएगा वो भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो यहां पे सेंटर होगा हमारा H के, सेंटर कौन सा होगा H के, ओके। एक जनरल इक्वेशन में लेता हूं और उसको ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूं। तो जनरल इक्वेशन की बात कर लेता हूं, x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देख लो आप, सेंटर यहाँ पे कौन सा होने वाला है 1 2, तो यहाँ पे सेंटर है हमारा 1 ओके। तो a और b मैंने वैसा का वैसा ही रखा है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b है तो हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि इलिप्स ऐसा आने वाला है, ओके। x एक्सिस पे फैला हुआ है और यहाँ पे सेंटर कौन सा है 1 2, तो उसकी फिगर कैसे आएगी वो मैं बता देता हूं। देखो ये हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और 1 2, तो 1 2 ये हो गया हमारा सेंटर, और इलिप्स आएगा शायद ऐसे। अगर हमको a और b की वैल्यू एग्जैक्ट पता है तो एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूं ही ये ड्रॉ कर दिया, टेंटेटिव फिगर है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा 1 ओके। तो हर बार इलिप्स ऐसा ही हो ऐसा जरूरी बात नहीं है, ओके। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, लेकिन जनरल इक्वेशन में इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, ओके। इलिप्स में सिर्फ इतना, लेकिन इस चैप्टर में इलिप्स का सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन की ही बात की हुई है, मैक्सिमम बात है पैराबोला की। उसमें जनरल इक्वेशन भी है और सेंटर भी, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है। देख लेते हैं पैराबोला, ओके। चलो बच्चों बात करते हैं पैराबोला की, जो कि इस चैप्टर के लिए सबसे जरूरी कर्व है, ओके। सबसे जरूरी कॉनिक्स कौन सा है, पैराबोला। तो उसका इक्वेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसकी फिगर भी आपने ड्रॉ ऑलरेडी की है 10th 11th स्टैंडर्ड में, ओके। तो उसकी फिगर कैसी आती थी, सी शेप की आती थी, या फिर सी को उल्टा कर दो, यू शेप की आती थी, या फिर यू को उल्टा कर दो,
ओके, उसका इक्वेशन भी आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो पहले मैं लिख लेता हूं उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो कौन सा इक्वेशन है? तो यहाँ पे टोटल दो इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो फर्क क्या है? तो इस इक्वेशन में फिगर में बहुत ज्यादा चीज ज्यादा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और अगर यहाँ पे a पॉजिटिव है तो उसकी फिगर आएगी सी शेप वाली। देखो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये y, तो उसकी फिगर ऐसी कुछ आने वाली है। लेकिन कब? अगर a पॉजिटिव है तो। और ये हमारा हो गया वर्टेक्स, और वर्टेक्स बहुत ही जरूरी चीज है। और वर्टेक्स यहाँ पे क्या आएगा? फिक्स है, 0 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये a ग्रेटर देन 0 है तो फिगर ऐसे आएगी। अगर a लेस देन 0 है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, a लेस देन 0 है तो क्या? ये एक्स एक्सिस, ये y, तो ये हो गए उल्टा से। ओके, यहाँ पे भी वर्टेक्स आएगा 0 0, लेकिन ये फिगर में अगर a लेस देन 0 है तो साइड इक्वेशन हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x है प्लस 4x, तो इस टाइप की फिगर आएगी। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x है तो फिगर आएगी इस टाइप। और वर्टेक्स यहाँ पे देखो 0 0 है, तो यहाँ पे ये भी मैं लिख लेता हूँ। वर्टेक्स यहाँ पे क्या आएगा? 0 0। ओके, ये फिक्स है। और ये देखो इस कर्व में, ओके, y square is equal to 4ax which is symmetry about x axis। ओके, x axis के ये कर्व सिमेट्रिक है, मतलब x axis इसके ये एग्जैक्ट दो पार्ट्स करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कर्व सिमेट्री अबाउट x axis है। ओके, और दूसरे को कौन सा है? तो वो है x square is equal to 4ay। तो दूसरे को की बात करता हूं और वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो उसमें भी इसी तरह का कोई फिगर है, लेकिन सेम आएगा ये। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये y, तो ये सेम आएगा u वाला। ओके, इसमें भी वर्टेक्स फिक्स है 0 0, लेकिन ऐसा कब? जब a ग्रेटर देन 0 हो तब। अगर a लेस देन 0 है, अगर a की वैल्यू 0 से कम है, ओके, तो ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब उल्टा, ये x, ये y, और यहाँ पे भी वर्टेक्स क्या है? 0 0, तो a लेस देन 0। तो ये कर्व है जो कि है y अक्ष, जो y एक्सिस है, तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस है इसके दो एग्जैक्ट दो पार्ट्स बनाती है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कर्व सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है या सिमेट्री अबाउट y एक्सिस? उसका बेसिक थियरी ऐसा है कि अगर कोई भी इक्वेशन हो उसमें x की जगह पे माइनस x लिख दो। x की जगह पे क्या लिखना है? माइनस x। अगर इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है तो वो इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। याद रखो, x की जगह पे क्या रखना है? माइनस x, और इक्वेशन रिमेन्स डजंट चेंज। ओके, इक्वेशन रिमेन्स नॉट चेंज, देन गिवन इक्वेशन, ओके, गिवन इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अगर y की जगह पे माइनस y रख दो और इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता तो गिवन इक्वेशन सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द हमको चेक करना है कि सिमेट्री है या नहीं, तो पुट y इज इक्वल टू माइनस वाई, और y एक्सिस के लिए चेक करना है तो पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन क्या है पैराबोला का?
जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे लिख लेता हूं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। तो ये हमारा होगा जनरल इक्वेशन। कंपेयर करो इसके साथ। तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा था 0 0, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज वर्टेक्स आएगा। वर्टेक्स कौन सा आएगा? वर्टेक्स आएगा x के साथ जो भी नंबर है वो होगा हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एंड y के साथ जो है वो है k। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा h k, और y ये इस टाइप का ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। तो फिगर भी इसी टाइप की आएगी, सी शेप या फिर उसका उल्टा कर। एक इक्वेशन में आपको जनरल इक्वेशन देता हूं तो उसमें आपको शायद पता चल जाए। देखो जनरल इक्वेशन एक देता हूं, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस 1। ओके, 4a x प्लस 1, या फिर यहां पे मैं लिख लेता हूं 16। तो मतलब 4a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आएगी +4, मतलब a पॉजिटिव है, तो हमारा फिगर आएगा सी शेप वाला। लेकिन उसका वर्टेक्स क्या होगा? देखो यहां पे a इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0, और वर्टेक्स में यहां पे लिख लेता हूं। तो वर्टेक्स आएगा x कोऑर्डिनेट विच इज -1, कंपेयर विद x माइनस h, x माइनस -1, then x coordinate is -1 and y coordinate is +2। तो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा -1 2। ओके, और शेप कौन सा आने वाला है C। तो अब मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये हमारा होगा x एक्सिस, ये y, -1 जो कि x एक्सिस पे है 2, तो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स, और शेप कौन सा C वाला। तो फिगर आएगी कुछ ऐसी। ये हो गया हमारा पैराबोला। तो ये वर्टेक्स है 1 2 -1 2 सॉरी -1 2, तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। तो पैराबोला में ये चीज बहुत जरूरी है कि वर्टेक्स कौन सा आएगा और फिगर का शेप कौन सा आएगा, सी उल्टा सी या फिर यू या फिर उल्टा। तो पहले इक्वेशन से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि यहाँ पे शेप कौन सा आएगा, सी आएगा या फिर उल्टा सी, यू आएगा या फिर उल्टा। देख लेते हैं अभी अगला इक्वेशन है। और जो ये इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k। तो यहाँ पे वर्टेक्स नहीं आएगा, वर्टेक्स आएगा h की। ओके, तो एक जनरल इक्वेशन में ले लेता हूं, उसकी फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। तो एक इक्वेशन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 2। ओके, तो ये मैंने जनरल इक्वेशन ले लिया। शायद इक्वेशन देख के आपको पता चल गया होगा। इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay टाइप का, तो फिगर आएगी यू शेप या फिर उसका उल्टा। तो यहाँ पे देखो 4 कंपेयर विद 4a। ओके, तो यहाँ पे a जिसकी वैल्यू आएगी 1 जो कि पॉजिटिव है, तो शेप कौन सा आएगा u। ओके, u वाला शेप आएगा। और यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा? तो वर्टेक्स देखो कंपेयर विद दिस x माइनस h is equal to x plus 1, then we get value of h is -1, and compare with y minus k is equal to y plus 2, then we get k is equal to -2। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या सा आएगा -1 -2, ये हमारा हो गया वर्टेक्स। तो हम जानते हैं -1 बोथ एलिमेंट आर नेगेटिव। ओके, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, देन दिस वर्टेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और शेप कौन सा है u वाला। देखो अब मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस -1, y एक्सिस पे है -2, तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स। तो इसका फिगर कुछ ऐसा आने वाला है।
ओके, तो ये हो गया हमारा पैराबोला और ये वर्टेक्स है -1 -2। तो पैराबोला के की जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन था या फिर जनरल इक्वेशन, दोनों की बात हमने कर ली। अब इक्वेशन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि उसका शेप कैसा आने वाला है। बहुत ही जरूरी चीज है, उसका शेप कैसा आएगा और वर्टेक्स भी हमको कंपलसरी फाइंड करना है। ओके, अगर ये इक्वेशन दिया है और हमको एरिया फाइंड करना है तो ये फिगर तो कंपलसरी ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ओके, तो पैराबोला की बात हमने खत्म की। बाद में बात करने वाले कल के लेक्चर हाइपरबोला और पैराबोला के कुछ इक्वेशन में लाऊंगा, उसका मैं जनरल इक्वेशन कैसे बनाता है। ये तो मैंने डायरेक्ट ही लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और वर्टेक्स फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। कल के लेक्चर में भी कुछ ऐसी ही चीज रहेगी, मतलब थियोरेटिकल रहेगा। ओके, बाद में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के कुछ सारे सम। ओके, तो इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर, इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ। चैप्टर 7 का बहुत ही प्रैक्टिस करिएगा, उसके फॉर्मूला है वो भी कंप्लीटली आपको आनी ही चाहिए। ओके, तो ये लेक्चर यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। ठीक है।